डायरी विधा के रूप संस्थान का मूल आधार उसकी दैनिक कालानुक्रम योजना है। दैनिक यानी रोज की, कालानुक्रम काल के क्रम के अनुसार, तिथि के अनुसार, काल के क्रम के अनुसार यानी दैनिक कालानुक्रम होता है। योजना अर्थात हम जो सोच कर रखते हैं, किसी बात की योजना बनाते हैं, वह योजना। अंग्रेजी में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी तिथि के अनुसार, समय के अनुसार, वह होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके अभाव में डायरी का कोई रूप नहीं है, परंतु यह फर्जी भी हो सकता है। फर्जी यानी नकली। हिंदी में कुछ उपन्यास, कहानियाँ और नाटक इसी फर्जी कालानुरूप में लिखे गए हैं। यहाँ केवल डायरी शैली का उपयोग मात्र हुआ है। दैनंदिन जीवन के अनेक प्रसंग, भाव, भावनाएं, विचार आदि डायरीकार इसी कालानुक्रम में अंकित करता है। अर्थात दैनंदिन जीवन में जो प्रसंग है, भाव है, हमारी भावनाएं है, विचार है, ये सब डायरीकार कालानुक्रम के अनुसार अंकित करता है। परंतु इसके पीछे डायरीकार की निष्कपट यानी उसके मन में कोई कपट नहीं होता है। निष्कपट स्वीकारोक्तियों का स्थान सर्वाधिक है, यानी वह स्वीकार करके हर बातों को लिखता है। तो वह सर्वाधिक बहुत ही बड़ी बात होती है ना, कि वह अपने मन के भाव को इस प्रकार से उसके अंदर वह लिख रहा है। बाजार में जो कॉपियाँ मिलती है उनमें छिपा हुआ कालानुक्रम है। मैं फिर से यह परिच्छेद ले रही हूँ, ध्यान दो। डायरी विधा के रूप संस्थान का मूल आधार उसकी दैनिक कालानुक्रम योजना है। यानी जो डायरी का जो मूल आधार है वह हमारे दैनिक कालानुक्रम यानी काल के क्रम के अनुसार जो चल रहा है दिन भर में, वह उस लिखना ही उसकी योजना है। अंग्रेजी में इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहा जाता है। क्रोनोलॉजिकल यानी तिथि के अनुसार, क्रम के अनुसार लिखना। इसके अभाव में डायरी का कोई रूप नहीं है, परंतु यह फर्जी भी हो सकता है। हिंदी में कुछ उपन्यास, कहानियाँ और नाटक इसी फर्जी कालानुरूप में लिखे गए हैं। फर्जी यानी नकली। यहाँ केवल डायरी शैली का उपयोग मात्र हुआ है। दैनंदिन जीवन के अनेक प्रसंग, भाव, भावनाएं, विचार आदि डायरीकार इसी कालानुक्रम में अंकित करता है, परंतु इसके पीछे डायरीकार की निष्कपट स्वीकारोक्तियों का स्थान सर्वाधिक है। बाजारों में जो कॉपियाँ मिलती है उनमें छिपा हुआ कालानुक्रम है। इसमें हम अपने दैनंदिन जीवन के अनेक व्यवहारिक ब्यौरों को दर्ज करते हैं, परंतु यह विवेच्य डायरी नहीं है। ब्यौरा, ब्यौरा यानी लेखा जोखा लिखना। विवेच्य यानी विवेचन करने योग्य। बाजारों में मिलने वाली डायरियों के मूल में एक कैलेंडर वर्ष छपा हुआ है। यह कैलेंडर नुमा डायरी शुष्क, शुष्क यानी सूखी, नीरस जिसमें किसी प्रकार का रस नहीं, एवं व्यवहारिक प्रबंधन वाली डायरी है, जिसका मनुष्य के जीवन एवं भाव जगत से दूर दूर तक संबंध नहीं होता। व्यवहारिक यानी वास्तविक, प्रबंधन वाली यानी जिसे बनाया गया हो। हिंदी में अनेक डायरियाँ ऐसी है जो प्रायः यथावत अवस्था में प्रकाशित हुई है। इनमें आप एक बड़ी सीमा तक डायरीकार के व्यक्तित्व को निष्कपट, पारदर्शक रूप में देख सकते हैं। डायरी का बेलाग आत्म प्रकाशन की विधा बनाने में महात्मा गांधी का योगदान सर्वोपरि है। बेलाग यानी बिना आधार का, और इसको आत्म प्रकाशन करने में महात्मा गांधी का योगदान सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर है। उन्होंने अपने अनुयायियों एवं कार्यकर्ताओं को अपने जीवन का नैतिक दिशा देने के साधन रूप में नियमित दैनंदिन लिखने का सुझाव दिया तथा इसे एक व्रत के रूप में निभाने को कहा।
यानी उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे, कार्यकर्ता लोग थे, उन्हें जीवन को एक नैतिक दिशा देने के लिए उन्होंने नियमित रूप से उन्हें दैनंदिन लिखने के लिए सुझाव दिया था, विचार दिया था और उसे एक व्रत के तरह निभाने के लिए कहा था। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो सर्वोपरि, अनुयायी, कार्यकर्ता, दैनंदिन, ऐसे जो शब्द है यह आपको मानक वर्तनी के लिए मात्राओं को बदल कर दिए जा सकते हैं। इसलिए कभी भी पढ़ते समय जो ऐसे इस प्रकार के शब्द आते हैं विशेष रूप से उस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आंतरिक अनुशासन एवं आत्मशुद्धि हेतु डायरी लिखने की प्रेरणा दी। गुजराती में लिखी गई बहुत सी डायरियाँ आज हिंदी में अनुवादित है। अनुवादित यानी ट्रांसलेट है। इनमें मनुबहन गांधी, महादेव देसाई, सीताराम सेक्सरिया, सुशीला नैयर, जमनालाल बजाज, घनश्याम बिड़ला, श्रीराम शर्मा, हीरालाल जी शास्त्री आदि उल्लेखनीय हैं। तो बच्चों इसके बाद हम आगे के तासिका में आगे का भाग पढ़ेंगे। अब तक हमने 4 से 5 परिच्छेद पढ़ चुके हैं। इन परिच्छेदों को आप फिर से पढ़ोगे। इसमें आए हुए जो कठिन शब्द बताए हैं, जो रेखांकित कर कर जिसके हमने अर्थ लिखे हैं, उसको आप लोग अपनी कॉपी में ज़रूर लिखोगे। आपको अंतिम में तो PDF दूंगी ही मैं, पर साथ साथ में आपको लिखते भी जाना है ताकि आपको उसका अर्थ स्पष्टीकरण वगैरह सब समझेगा। समझ में आया? तो आपको ये सब काम करना है। अगली तासिका में हम आगे का भाग देखते हैं। धन्यवाद।